जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पर। मैं आदर्श। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी स्पेशल का दूसरा शो। हमारा एक शो हो गया था, किसी टेक्निकल इशू की वजह से बच्चा 2-3 दिन बहुत समस्या रही, उस वजह से आपको जो है निरंतर कक्षाएं भी नहीं मिली। उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, उसके लिए हमें बहुत खेद भी है। लेकिन राहुल सर निरंतर 3 दिन से इसी प्रयास में लगे हुए थे और जितना हुआ है मैंने भी थोड़ा बहुत प्रयास किया है ना। तो समय का थोड़ा अभाव रहता है बच्चा, तो इसलिए मैंने तो ज़्यादा प्रयास नहीं किया। इसमें पूरा क्रेडिट अब आपके राहुल सर को ही जाएगा। राहुल सर ने 2-3 दिन बहुत मेहनत की और फाइनली हम लोगों ने क्या किया, इस चीज़ का सोल्यूशन निकाल लिया। ठीक है, तो आज हम बच्चा क्या अपनी यूपी जो स्पेशल हम पढ़ रहे हैं उसका हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए ज़रा मेरे साथ जुड़िए। जैसे जैसे क्लास चलती जाएगी 2 से 3 मिनट आपको पता है मुझे लगते हैं, जैसे ही गाड़ी का मौसम बन जाता है उसके बाद मज़ा आने लगता है। चलिए आइए। ठीक है, ये है आपके बच्चा यूपी स्पेशल। और मैंने आपको बताया था आप यूपी का कोई भी पेपर दे रहे हैं तो इसका अपना एक अहम रोल रहता है उस परीक्षा में। यूपी का आप कोई भी पेपर दीजिएगा इसका अपना अहम रोल रहेगा। ये अपना जो है कभी क्या करती है, एहसान नहीं भूलती। एहसान क्या है इसका, परीक्षा में आने का, और आपका काम क्या है इसको हल करने का, आंसर देने का। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है बच्चा, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर मैंने पढ़ाया था, तो जहाँ तक मुझे पता है मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट जो अपने बाहरी डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें बता दी थी। आज मैं क्या करूँगा, इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है ना बच्चा, जैसे तराई क्षेत्र कहाँ आता है, गंगा यमुना का मैदान कहाँ आता है, भावर क्षेत्र कहाँ है आपका, समझ रहे हैं। उसके बाद पहाड़ी पठारी क्षेत्र कहाँ आता है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसके साथ ही ज्योग्राफी में भी यही सब चीज़ें चल रही हैं। तो मेरा मानना है आप इस क्लास को कर रहे हैं, ज्योग्राफी भी जरूर देखिएगा, केवल देखिएगा। अगर आप नहीं लिख सकते हैं कोई इशू नहीं, आप केवल देखिए। देखने से ही ये दोनों क्लासें ऐसे कनेक्ट हो जाएंगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है भैया, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू कराने से पहले मैं हमेशा कराता हूँ, आगे की दिशा हमारी पूरब है, पीछे की हमारी क्या है, पश्चिम है। ठीक है, बेस्ट। डब्लू ये हमारी नॉर्थ है, और भैया ये क्या है बच्चा, ये हमारा साउथ है। तो मैंने भौगोलिक इसका क्षेत्रफल बता दिया था, कितना प्रतिशत होता है मैंने वो भी बता दिया था। मैं लंबाई और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई उत्तर प्रदेश की बताना भूल गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो है ये क्षेत्र है, ये इसकी कुछ होगी। ठीक है, और ये जो है इसकी भी कोई लंबाई होगी, जाहिर सी बात है। यहाँ से यहाँ की भी कोई लंबाई होगी, यहाँ से यहाँ की भी कोई लंबाई होगी, तो इसकी लंबाई लिख लेंगे उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की लंबाई किसकी, यूपी की। ठीक है, 240। और यहाँ लिखेंगे पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की लंबाई। ठीक है, तो लंबाई बाबू कितनी है हमारी, ये रही, कितनी है, 650 है। उसके साथ ही मैंने आपको अक्षांश रेखाएं बता दी थी, उत्तर प्रदेश की मैंने अक्षांश रेखा बता दी थी बाबू। एक चीज़ उसमें रह गई थी, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जब आपको मैंने अक्षांश रेखा बताई है तो मेरा फ़र्ज है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मानक रेखा भी बता दूँ। क्योंकि अगर अक्षांश रेखा पूछा और मान लीजिए अगर एक शिफ्ट में अक्षांश रेखा पूछ ली, मान लीजिए, तो हो सकता है मेहरबान हो जाए और अगली शिफ्ट में आपसे क्या पूछ ले, अगली शिफ्ट में आपसे पूछ ले मानक रेखा। मानक रेखा उत्तर प्रदेश में कहाँ से निकलती है। बिल्कुल नहीं घबराएंगे आप, हमारे साथ हैं। तो ये हम बनाएंगे हमारी क्या, ये मान लीजिए हमारी क्या है, इस तरीके से ये हमने बना दी भैया अपनी मानक रेखा। ये क्या बनाई है हमने, मानक रेखा। ठीक है, और मानक रेखा भारत के कितने 5 राज्यों से होकर गुजरती है, मैंने आपको बताया था। मानक रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने उसके साथ साथ उसकी एक बेहतरीन ट्रिक दी थी यूमो का, तो वो आपने अगर नहीं देखा है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, कैसे है, पूरा विस्तार मैंने प्रॉपर तरीके से ज्योग्राफी में कराया है, आप देख लीजिएगा। यहाँ जब उत्तर प्रदेश विशेष पर बात हो रही है तो जाहिर सी बात है उसी की बात करेंगे। मानक रेखा यहाँ हमारा बाबू एक ये डिस्ट्रिक्ट है और इसका नाम है क्या, हमारा संगम, यहाँ है प्रयागराज। और प्रयागराज में भी अगर पूछ ले तो प्रयागराज में भैया एक जगह है नैनी, नैनी से होकर हमारी मानक रेखा, उत्तर प्रदेश की मानक रेखा कहाँ से, इलाहाबाद, और इलाहाबाद में कहाँ से, नैनी से होकर गुजरती है। अच्छा, साथ साथ ही अब हम क्या करेंगे, अब चलते हैं हम अब इसके किस पर, जो मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल।
उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है, तराई और कौन सा, भावर, गंगा यमुना का मैदान और पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र। तो चलिए अगली स्लाइड पर हम चलते हैं। और अगली स्लाइड पर बच्चा क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा एक काम है कि हम एक अपना ओरल मैप बनाते हैं, किसका, यूपी स्पेशल का। आपको पता है मैं मैप से ही पढ़ाना ज़्यादा कंफर्टेबल क्या करता हूँ, समझता हूँ। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी प्रयास कीजिएगा कि अपनी मैपिंग को कैसा कीजिएगा भैया, अच्छा कीजिएगा। ये हमारा ललितपुर है और ये इस तरीके से जुड़ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, मुझे पता है मैप इतना अच्छा नहीं बना होगा, लेकिन ओरल मैप है तो ओरल को ओरल ही रहने दीजिएगा। चलिए अब ज़रा मेरे साथ आइए, अब मैं आपको बताता हूँ। आइए अब मैं आपको बताता हूँ, आइए। तो भैया ये है ना, यहाँ से ये जो क्षेत्र है इस तरीके से, मैप थोड़ा सा पतला और छोटा बना है, लेकिन वैसे अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इसका क्षेत्रफल है। लेकिन जिस हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ दर्शाने की, आप समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद भैया एक ये है, ठीक है, इनके नाम मैं साथ साथ लिखता हूँ, ठीक है। ये हमारा होगा भावर क्षेत्र, भावर क्षेत्र, और ये बच्चा हो जाएगा हमारा क्या, तराई क्षेत्र, ठीक है। ये भावर क्षेत्र और ये हो जाएगा तराई क्षेत्र। अब इसके जब नीचे आएंगे, भावर और तराई के जब नीचे आएंगे तो बाबू ये वाला जो हमारा क्षेत्र है, आइए मैं समझाता हूँ आपको। ये जो क्षेत्र है ना बच्चा, ये सहारनपुर से लेकर और ऐसे करके इस तरीके से, ये जो बेसिकली क्या होता है, ये से बोलते हैं हम यमुना का मैदानी क्षेत्र, यमुना का मैदानी। क्योंकि हमारी यमुना कहाँ से प्रवेश करती है, हमारी यमुना प्रवेश करती है सहारनपुर से, तो वहाँ हम गंगा यमुना का मैदान नहीं कहेंगे, वो यमुना का ही मैदान होगा। और इस तरीके से अब आइए, ये जो क्षेत्र है ना बच्चा, ये वाला आप समझ ही गए होंगे। मैं सीधा बलिया तक कनेक्ट कर रहा हूँ, तो आप, मैं जानता हूँ आप समझ गए होंगे। ये जो क्षेत्र है भाई, ये वाला क्षेत्र है हमारा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ एक बार, ठीक है। ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को, इसको बोलते हैं गंगा प्लस यमुना का मैदानी क्षेत्र, गंगा प्लस यमुना का मैदानी क्षेत्र। ये होता है गंगा और यमुना का मैदानी क्षेत्र। अब लगे हाथ क्या करेंगे हम, पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र भी क्या करेंगे बच्चा, देख ही लेंगे। तो आइए, ये जो आपका है ना, ये इस तरीके से, इस तरीके से, ये आपका क्या है, पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है। ये बुंदेलखंड रेजिडेंस हमारा झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बुंदेलखंड में हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और यहाँ पूरा मिर्ज़ापुर, सोनभद्र तक हमारा ये किस्म आएगा। ये जो क्षेत्र मैंने बताया आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहाड़ी व पठारी क्षेत्र, पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र। तो यहाँ तक मैं मानता हूँ कि मैं इतना आपको मैप समझाने में, ये क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश विशेष, ठीक है। मानता हूँ मैं मैप थोड़ा मैंने ठीक नहीं बनाया है, लेकिन आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, क्योंकि मेरा काम है आपकी थीम डेवलप कर दूँ मैं। अगर थीम डेवलप हो जाती है तो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं। अब चलिए, मैंने आपको बताया ये भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदान, ये यमुना का मैदान, और ये हमारा पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र। तो भैया भावर का मैदान क्या होता है, भावर का क्षेत्र क्या होता है, आपने मुझे बताती दी है सर, लेकिन भावर का क्षेत्र क्या होता है भैया। भावर का क्षेत्र ऐसा होता है, भावर के क्षेत्र में क्या होता है बच्चा, देखो इसको मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ और हल्का सा मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से, ये क्या है, ये मान लीजिए हमारे क्या हैं, पर्वत कहिए या फिर इनको पहाड़ी कहिए, और यहाँ मान लीजिए एक भैया क्या है, ये आपका एक क्या है, ग्लेशियर। मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ पढ़ो तो एक बार इतना अच्छे से पढ़ लो कि एक बार में मामला फिर सेट हो जाए। इस तरीके से मान लीजिए मैं नदी निकालता हूँ, यहाँ से ग्लेशियर है तो ग्लेशियर से क्या निकलेगी, नदी निकलेगी। इस तरीके से कहीं पर ये इस तरीके से ये क्या आ गई, ये मान लो कोई क्या है, नदी है। नदी है, नदी कहाँ आई, पर्वत पहाड़ियों से बहती हुई, और कहाँ आई, नीचे आई। जब ये इस तरीके से नदी आएगी, पर्वत और पठारों को, चट्टानों को चीरती हुई निकलती हुई आती है,
तो मैं आपको बता दूं ये अपने साथ क्या लाती है, अवसाद लाती है, अवसादों को लेकर आती है। तो जो कंकड़ बालू पत्थर अब जो आएंगे ना बच्चा, वो हमारा ये क्या है, ये है हमारा भाबर क्षेत्र। ये क्या है, ये है भाबर क्षेत्र। आइए थोड़ा सा मैं आपको समझा पाऊँगा बढ़िया से, अगर बन जाएगा एक बार तो आपकी थीम डेवलप हो जाएगी। और वही मेरा काम है, मैं कैसे भी आपकी थीम डेवलप करना चाहता हूँ। पेपर का मतलब ये नहीं होता है कि आप रटेंगे और पास कर लेंगे बच्चा। पेपर का मतलब ही होता है कि आपकी सोचने की क्षमता क्या है, आप किस तरीके से सोच रहे हैं। आप जो पेपर आपसे पूछा जा रहा है, जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है, क्या आप उसके तरीके से, उसके नज़रिए से सोच पा रहे हैं। बस वो इतना जानना चाहता है, उसे आपकी योग्यता पर बिल्कुल शक नहीं है, आप टेंशन मत लेना। लेकिन बस वो ये जानना चाह रहा है कि जैसे मैं सोच रहा हूँ क्या आप वैसे सोच रहे हैं। हम कह देंगे हाँ सर बिल्कुल सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर हम यूपी विशेष कहाँ से पढ़ रहे हैं, डिजिटल मॉडर्न एकेडमी से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, तो बच्चा इसको कहते हैं भाबर क्षेत्र। ठीक है, इसको कहेंगे भाबर क्षेत्र। अब ये नदी आई और इसने अपना क्या किया भैया, यहाँ से इसने पानी छोड़ा। तो जब ये नदी आएगी तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से पानी लेकर आए। ये क्या लाएगी, ये ला रही है कंकड़। ठीक है, कंकड़ पत्थर बालू रेत अवसाद, ये देखिए इस तरीके से ये ला रही है। ये मैं बना पा रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से लाएगी। और जब ये लाएगी तो जाहिर सी बात है एक कंडीशन ये बनेगी कि ये इस तरीके से आते हुए और यहाँ कहाँ, हमारे भाबर क्षेत्र में क्या होंगे भैया, इकट्ठे होंगे। आप 2 मिनट और रुकिए, एकदम मज़ा आने लगेगा क्लास में। बस कॉन्सेंट्रेट रहिए मेरे साथ। अभी सोच रहे होंगे सर क्या बना रहे हैं, बना नहीं रहे हैं सर, सर आपकी सोचने की क्षमता बढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं, आपकी थिंकिंग को ब्रॉड कर रहे हैं सर। आइए ये देखिए, ये कंकड़ बालू पत्थर आए थे, जो भी अवसाद आए थे वो अब आ गए यहाँ भाबर क्षेत्र में। तो बच्चा क्या होता है यहाँ पर इस क्षेत्र में, भाबर क्षेत्र में क्या होता है भैया, भाबर क्षेत्र में आप देखेंगे कि नदियों की पारगम्यता बहुत ज़्यादा होती है। सर पारगम्यता क्या होती है, आप भाबर क्षेत्र में ऊपर जाइए, जहाँ से नदियाँ प्रवेश करती हैं, जहाँ से नदियाँ क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। हरिद्वार वगैरह में आप जाइएगा, आप देखते हैं कि चारों तरफ पहाड़ी है, बीच में से कोई छोटा सा रास्ता है और वहाँ नदी बह रही है। तो नदियाँ बच्चा क्या होता है कि नदियाँ वहाँ पर एकदम ऐसा लगता है कि नदी है ही नहीं नदी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है बच्चा, क्षेत्र तो ज़्यादा होता नहीं है इनका, वहाँ नदी किसके, चट्टानों के पहाड़ों के नीचे से बहती है। आधी नदी नीचे से चलेगी, आधी ऊपर से चलेगी। तो आप ये महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में नदी का क्षेत्रफल है कितना। आप ये नहीं बता सकते ये नदी बड़ी है छोटी है पतली है मोटी है, कोई आइडिया नहीं लगाएंगे आप। क्यों? पारगम्यता इतनी ज़्यादा है क्योंकि पानी कम है। आप उसमें 1 रुपये का सिक्का डालिएगा और आप अगर ऐसे देखेंगे तो वो आपको सिक्का बिल्कुल क्लियर दिखेगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। हम और आपने देखा हो गांव में ट्यूबवेल चलते हैं, खेत में पानी छोड़ा जाता है तो एक नाली बनी होती है। नाली पक्की हो कच्ची हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब पानी हम छोड़ते हैं, मान लीजिए अगर कच्ची नाली है तो क्या होगा, पहले एकदम उसमें धूल उठेगी, फिर क्या होगा, जब धूल कंकड़ जो भी उसमें डस्ट है वो सब खेत में चला जाएगा। फिर एक कंडीशन वो आएगी, थोड़ी देर बाद पानी एकदम साफ़ हो जाएगा। अगर आप उसमें एक सिक्का डालिए या गिट्टी डालिए, ऊपर से आप देखेंगे आपको बिल्कुल साफ़ दिखेगा। तो यही है हमारा भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र में नदियों की पारगम्यता एकदम साफ़ होती है, नदियाँ एकदम विलीन होती हैं, नदियों का क्षेत्रफल का कोई अंदाज़ा नहीं होता। पता चला यहाँ तो छोटी सी है, थोड़ा सा आगे चले तराई क्षेत्र में, देखते ही बेहोश हो गए आप, चक्कर आ गए। ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है। पानी का बहुत बड़ा आकार जब वो देखते हैं तो क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। ऐसा मैंने बहुत से लोगों के साथ प्रैक्टिकली देखा है। आप गंगा यमुना पर जाइए या किसी कहीं ऐसे जाइए या डैम वगैरह हो, वहाँ बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं पानी का आकार देखकर। ठीक है, तो वो जो क्या होता है बच्चा, वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं नदियाँ। वहाँ से हमारा तराई क्षेत्र शुरू हो जाता है और ये भाबर क्षेत्र है। तो भाबर क्षेत्र में ये नदियाँ अपने साथ जो कुछ भी लाई थी यहाँ छोड़ दिया। तो इसके आगे ज़रा यहीं पर लिख लो, आगे उस स्लाइड पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाबर क्षेत्र मैंने यहाँ समझाया तो यहीं लिख दूंगा मैं, यहाँ नदियों की, सर विजिबिलिटी ठीक है, पारगम्यता कैसी होती है, अधिक होती है। और पारगम्यता मैंने आपको बताया था, पारगम्यता अधिक होती है एवं नदियाँ विलीन सी हो जाती हैं। कैसी हो जाती है भैया, विलीन सी हो जाती हैं। ये आपको भैया अच्छे से चीज़ें याद रखनी है। वो आपसे सीधा सीधा पूछेगा,
वो आप, ये नदी का मैंने नाम इसलिए नहीं लिखाया है, आपको जो अच्छा लगे वो नदी समझ लो। जो भी नदी ग्लेशियर से निकल रही हो, आपकी ब्रह्मपुत्र हो, गंगा हो, यमुना हो, अब जो समझना है वो समझ लो। फिलहाल मैंने बात ग्लेशियर के बाद एक नदी बनाई है, और मैंने आपको भाबर क्षेत्र में उस नदी का पानी छोड़ा है, और जो अवसाद ला रही थी उनको छोड़ा है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चा, पारगम्यता नदी यहाँ पर भाबर क्षेत्र में इसकी कैसी होगी, अधिक होगी। और ये कैसी, ये विलीन लगेगी, ऐसा लगेगा कि यहाँ नदी है ही नहीं, कि नदी का थोड़ा बहुत पानी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही नदी क्या करती है, मैदानी क्षेत्र में जाती है, अपना क्षेत्रफल इतना ज़्यादा विशाल कर लेती है कि फिर नज़ारे कुछ अलग होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक दो बात और है इसके बारे में, वो मैं बताता हूँ। ठीक है बच्चा, अब आओ जरा प्रीवियस पेपर पर, उस पर चलते हैं। ये हमारा हो गया भाबर क्षेत्र। अब भैया तराई क्षेत्र क्या होता है, अब तराई क्षेत्र को अच्छे से सुन लो। यहाँ क्या होता है, जैसे देखो मैंने आपको बताया था ये भाबर क्षेत्र था, कंकड़ बालू पत्थर, ये क्या बताया था, भाबर क्षेत्र। ठीक है, और भाबर क्षेत्र के दक्षिण में जब नीचे आओगे तो ये हो जाएगा तराई, तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र का मतलब क्या होता है, यहाँ नदी क्या था, पर्वत पठारों के कंकड़ों के बीच में बह रही थी, तो उसकी पारगम्यता बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पानी का आकार नहीं दिख रहा था हमें प्रॉपर, क्योंकि नदी मैंने आपको बताया पहाड़ियों के नीचे से होके बह रही थी। अब बच्चा यहाँ क्या होता है, तराई क्षेत्र में यहाँ नदियाँ पहली बार मैदानी क्षेत्र में एंट्री मारती हैं। आप हरिद्वार जाइए और आप देखिए, हरिद्वार पर जहाँ गंगा यमुना पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, वहाँ पानी का आकार जो है इतना विशालकाय है कि उसको देखने का अलग ही नज़ारा है। समझ रहे हैं आप। तो क्या है बच्चा, ये हमारा तराई क्षेत्र है। यहाँ नदियाँ जब पहली बार प्रवेश करती हैं तो नदियों का क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत बढ़ जाता है। नदियाँ अपना क्षेत्रफल क्या कर लेती हैं, बहुत बड़ा कर लेती हैं। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, दलदली भूमि का, तराई क्षेत्र में क्या होता है, दलदली भूमि का फिर क्या होता है, निर्माण होता है। क्यों, क्योंकि पानी भरता है, ज़मीन पानी पीती है, और पानी जब सूखता है फिर क्या होता है, वो ज़मीन उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, चलिए ज़रा, अब मैं आपको इतना समझा पाया हूँ, तो क्या करेंगे सर, लिख लेंगे सर, और क्या करेंगे। आइए, इसी पर नहीं, इस पर ही लिखाऊंगा। आइए, अब आइए ज़रा, ये हो गया हमारा तराई क्षेत्र। अब लिखेंगे, यहाँ नदियाँ पहली बार मैदानी क्षेत्र में क्या करती है भैया, प्रवेश करती हैं, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। और नदियों का क्षेत्रफल कैसा होता है, बढ़ जाता है। इसीलिए मैं आपको पहले समझाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके माइंड में फिल्म सेट हो जाए, कॉन्सेप्ट हो जाए। जब एक कहानी की तरह कोई चीज़ हमारे माइंड में सेट होती है ना, फिर वन लाइनर हम खुद भी लिख सकते हैं, पता है बच्चा। इसीलिए मैं आपको पहले एक कहानी सुनाता हूँ। मेरा कहानी सुनाने का पर्पज़ ये नहीं है कि मुझे मज़ा आ रहा है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ बहुत गर्मी है, अभी हमारा AC रिपेयर नहीं हुआ है, और ये सब जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ चलते हैं तो उससे गर्मी और होती है, पता है आपको। लेकिन मुझे कहानी सुनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे ये है कि मैं आपको कहानी सुनाऊं और वो कहानी आपके माइंड में सेट हो जाए किसी भी तरीके से। जब आप कहानी सेट कर लेंगे तो ये वन लाइनर कोई मायने नहीं रखता। एग्ज़ाम हॉल में मैं नहीं जाऊंगा, ना आपके राहुल सर जाएंगे, एग्ज़ाम हॉल में आप जाएंगे, ना ये वन लाइन जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूँ ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ना ये वन लाइनर जाएगा एग्ज़ाम हॉल में, ना मैं जाऊँगा, ना राहुल सर जाएंगे। एग्ज़ाम हॉल में आप जाएंगे, और ये जो मैं बोल रहा हूँ, चाहे अच्छा चाहे ये कोई मजाक वाली बात जो मैं बोल रहा हूँ, जो आपके माइंड में सेट हो रहा है, ये जाएगा आपके साथ एग्ज़ाम हॉल में। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो यही चीज़ें हैं जो आपके माइंड में क्या करेंगी, अटैक करेंगी, रिकॉल होंगी चीज़ें, और आप पेपर अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ बच्चा मैंने आपको बताया, नदियाँ तराई क्षेत्र में प्रवेश करती हैं एवं नदियों का क्षेत्रफल कैसा होता है भैया, बढ़ जाता है, एवं कैसी भैया, एवं दलदली क्षेत्र का
निर्माण होता है। ठीक है, इसको लिखिए, फिर मैं आगे आपको और बताता हूँ। एक चीज़ और लिख लो, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। वैसे मैं आपको ज्योग्राफी में करा रहा हूँ, लेकिन यहाँ भी छोड़ना सही नहीं है। देखो बाबू, क्या होगा जब नदियाँ मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेंगी, पानी पर्याप्त मात्रा में भरेगा, दलदली भूमि बनेगी, दलदली ज़मीन बनेगी, तो यहाँ बच्चा एक चीज़ और होगी, और वो क्या होगी, आइए मेरे साथ। यहाँ क्या होगी, हमारी जलोढ़ मृदा का निर्माण होगा। जलोढ़ मृदा का क्या होगा, जलोढ़ मृदा का क्या होगा भैया, ये हो गया हमारी क्या, जलोढ़ मृदा का निर्माण हो जाएगा। और जलोढ़ मृदा भी मैंने आपको आपको पढ़ाई है, तो मैंने आपको बताया है जलोढ़ मृदा में भी दो पार्ट होते हैं, एक खादर एक बांगर। खादर ज़्यादा उपजाऊ होती है और बांगर कम उपजाऊ होती है। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा है, इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होती है बांगर, ठीक है, और एक होती है हमारी बच्चा क्या, खादर। ठीक है, खादर और बांगर, ये कैसी होगी, ये अधिक उपजाऊ होगी तो एरो ऐसे लगा दिया, ये उससे थोड़ी कम उपजाऊ होगी इसलिए ये एरो नीचे लगा दिया। ये नदियों के किनारे, नदियों के किनारे या डेल्टाई क्षेत्र में, डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाएगी। ठीक है, पाई जाती है या जाएगी। ये क्या होगा, नदियों से थोड़ी दूर, नदियों से थोड़ी दूर। ठीक है भैया, तो ये आपको चीज़ें अपने क्या करनी है, नॉलेज में ऐड करनी है। इनमें सर फ़र्क क्या है, इसका एक फ़र्क और सुन लो, 1 मिनट का काम है, कॉन्सेंट्रेट हो जाओ। खादर मृदा का निर्माण कैसे होता है बच्चा, जिन क्षेत्रों में निरंतर हर साल बाढ़ आती है ना, जिन क्षेत्रों में नदियों का पानी का जो स्तर है वो बढ़ता है, पानी का स्तर बढ़ता है, निक्षेपण आता है, निक्षेपण रह जाता है। जब नदी का जल स्तर कम होता है तो निक्षेप जो आते हैं नदी के, वो किनारे पर जम जाते हैं। उनमें हम क्या करते हैं, जुताई करते हैं और क्या कर देते हैं, खाद बीज डाल के अपना कृषि संबंधित कार्य कर लेते हैं। ठीक है, तो खादर मृदा हमारी कैसी होती है, अधिक उपजाऊ होती है। उपजाऊ ये भी है, लेकिन बच्चा इसकी अपेक्षा ये कैसी है, कम है। और खादर को ही हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं नवीन मृदा। ठीक है, ये लिख लो, ये क्वेश्चन आया था, नवीन मृदा। कोई 4 ऑप्शन दे देगा आपको और वो आपका बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा, तो आप बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। ठीक है, अब ज़रा चलते हैं हम अपने कहाँ, थोड़ा सा इसको बनाओ आप, फिर थोड़ा सा और चलते हैं, मैं और बताता हूँ आपको। चलो आओ, एक बार फिर प्रीवियस अपने जो बनाया, अब मैं आपको बताता हूँ, ये बताऊँगा मैं, गंगा और यमुना का मैदानी क्षेत्र। तो बच्चा इसका केवल क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो आप लिख लो 500 किलोमीटर लंबा है लगभग, और 70 से 80 किलोमीटर कैसा है, चौड़ा है। इससे ज़्यादा इसमें मुझे नहीं लगता कुछ पूछा जाएगा। क्यों, क्योंकि वैसे अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए तो ये सबसे बड़ा है। गंगा यमुना का हमारा जो मैदान होता है वो सबसे बड़ा मैदान है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये भी आपको नॉलेज अपने माइंड में ऐड रखनी है। मैं मानता हूँ ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। और जो मैंने आपको खादर बांगर बताया था, उसमें एक बात और याद रखना कि बांगर को ये भूड़ और कहते हैं। भूड़ मैं जानता हूँ कि आप सब लोग जानते होंगे। गांव में एक कोई विशेष ऐसी जगह होती है, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, आप लोग भी गांव से ही होंगे, जहाँ आपने देखा होगा कि क्या होता है, जहाँ से हम लोग मिट्टी वगैरह भरवा के लाते हैं, वहाँ क्या चीज़ होती है बच्चा, गांव की जो क्या होती है, एक ऊंची जगह होती है, वहाँ पानी प्रॉपर नहीं पहुँचता, वहाँ नदी नहीं होती है, कोई ऐसा साधन नहीं होता है जब पानी पहुँचे। और ज़मीन कैसी हो जाती है, प्यासी, और प्यासी ज़मीन की वजह से कैसी हो जाती है, वो सूखी सूखी हो जाती है, सफ़ेद हो जाती है, रेत हो जाता है। अगर गलती से भी हवा चल रही है और अगर आप उस क्षेत्र में घुमाए तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप फ्री का पाउडर लगवा के आएंगे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसमें लिख लो, ये बच्चा हमारा क्या है, ये सहारनपुर क्षेत्र में आता है। ठीक है, यमुना का मैदान सहारनपुर क्षेत्र।
ठीक है, और मध्य यूपी गंगा प्लस यमुना का क्षेत्र है। मध्य यूपी क्या है? मध्य यूपी आपका ये रहा, गंगा प्लस यमुना का क्षेत्र है। चलिए एक क्वेश्चन और बनता है, यमुना जी कहाँ से प्रवेश करती हैं? तो यमुना जी का ये प्रवेश द्वार है, ठीक है, ये रही आपकी यमुना जी। ऐसे ही पढ़ेंगे, लिखेंगे कम और फ्लोचार्ट ज़्यादा करेंगे। और ये क्या है भैया? ये आपका एक डिस्ट्रिक्ट है और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है बिजनौर। क्या है? बिजनौर। क्या नाम? बिजनौर। और ये हमारी कौन सी है? ये हमारी गंगा मैया है, ठीक है। गंगा मैया किससे मिलकर बनती हैं? तो अलकनंदा भागीरथी से मिलकर बनती हैं। मैंने आपको 5 प्रयाग पढ़ाए हैं, नदियाँ मैंने बहुत विस्तार से कराई हैं। अगर आप उन नदियों को एक बार पढ़ लेते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एक गिलास पानी पी लूँ, फिर इसके आगे चलेंगे। आइए साथियों, अब हम जरा ये देखते हैं। इसके साथ ही अब मैं आपको क्या बताता हूँ, पहाड़ी और पठारी। पहाड़ी और पठारी के बारे में ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहीं लिखा देता हूँ। ये प्राचीन, कैसे? प्राचीन धारवाड़ चट्टानों से क्या है? निर्मित क्षेत्र है, ठीक है। प्राचीन धारवाड़ चट्टानों से निर्मित ये क्षेत्र है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, बुंदेलखंड रेजिडेंस से पूरा अपना कहाँ तक? सोनभद्र तक ये है। ये आपको अपनी नॉलेज में ऐड कर लेना है। या कभी ऐसे आ जाता है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ये। किसका? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मैं जब आपको ज्योग्राफी कराऊंगा तो उसमें कराऊंगा, आप फिलहाल इस यहाँ तक के लिए इतना ही जानिएगा, ठीक है। अब चलिए ज़रा, अब मैंने आपको भौगोलिक स्थिति इसकी बता दी, तो थोड़ा सा जलवायु पे चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु, ठीक है, यूपी की जलवायु। हर क्षेत्र को इतना बढ़िया से पढ़ लो, इतना अच्छे से पढ़ लो कि भैया कहीं से भी मंदिर हो, जलवायु हो, पहाड़ हो, पठार हो, डैम हो, हर चीज़ को इतना अच्छा कर लो कि जब आप पेपर में बैठो, है ना, तो यूपी स्पेशल आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर यूपी स्पेशल आप गलत कर रहे हो तो बच्चा, मेरा मानना है कि तैयारी आपकी उतनी अच्छी नहीं जितनी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप यूपी का पेपर दे रहे हैं और यूपी स्पेशल आपकी अच्छी नहीं है, फिर मज़ेदारी नहीं है। चलिए मैं क्या करूँगा, मेरा वही काम है ओरल मैप बनाने का, और मैं ओरल मैप बना दिया मैंने। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, मैं मानता हूँ कि मैंने ज़्यादा अच्छा नहीं बनाया है, लेकिन आप सब लोग समझदार हैं तो थोड़ा सा क्या करेंगे भैया, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल अपने बीचों बीच में ये हमारी क्या है, विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा, या इसी को बच्चा क्या कह देते हैं हम, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो कन्फ्यूज मत होना, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं, इसी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। चलिए थोड़ा सा साउथ में चलेंगे विषुवत रेखा से, तो हमारी ये हो जाएगी 23.5 डिग्री, और इसको कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा, ठीक है। फिर विषुवत रेखा से ऊपर चले तो ये बाबू हो जाएगी हमारी 23.5 डिग्री, कौन सी? मकर रेखा, कर्क रेखा होती है, सॉरी, ये होती है हमारी कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। अब फिर एक बार साउथ में आ जाओ, ये आ गए, तो ये हमारी हो जाती है कितनी? 66.5 डिग्री, और 66.5 डिग्री कौन सी होती है? एस। 66.5 डिग्री एस होती है। उसके बाद जब यहाँ चले तो हमारा वही काम है, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, या एन कह लो, ये एस है, ऑन है, वो है एन है। अब आइए मेरे साथ 1 सेकंड के लिए भैया, मैं आपका समय लूँगा, प्लीज़ मेरे साथ कंसंट्रेट हो जाइए। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ में और 23.5 डिग्री नॉर्थ में,
भैया ये जो क्षेत्र है ना आपका, ये वाला, ये होता है तुम्हारा क्या, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जिसको मैंने क्या किया है, एक एम जैसे बना दी है। तो ये होता है बच्चा, आइए मैं कलर चेंज करके लिख ही देता हूँ, मुझे पता है कि आप सब लोग ज़्यादा टैलेंटेड हैं, ठीक है। आइए, ये होता है हमारा कितना, उष्ण, ज़्यादा ही पतला हो गया यार, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये मैंने इसलिए लिखा है कि कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, ये पूरा उष्ण यहाँ लिख दिया, कटिबंधीय क्षेत्र यहाँ लिख दिया। ये क्या होता है भैया, हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद बाबू, अब जाहिर सी बात है, जब विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा में गए और 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा में आए, तो ये तो उष्णकटिबंधीय सर आपने बता दिया। अब इन क्षेत्रों के क्या नाम है, इनके भी तो कोई नाम होंगे, बिल्कुल होंगे। इसे कहते हैं हमारा शीतकटिबंध, ठीक है, और इसे कहते हैं शीतोष्ण, ठीक है। इसे कहते हैं शीतकटिबंध और इसे कहते हैं बच्चा क्या, शीतोष्ण, ठीक है। अब जो इनके नाम हैं इसे भी लिख लो, इसे भी हम क्या कहते हैं, शीतोष्ण, ठीक है। और ये भी हमारे क्या हैं, शीत कटिबंध, ठीक है। ये आपको, ये डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में बनाना है और बिल्कुल इसी तरीके से चीज़ों को समझना है। अगर आप इस तरीके से समझ लेते हैं तो बिल्कुल किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि वो आपसे ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की, तो गर्मी बहुत है यार आज, उत्तर प्रदेश की ग्लोब में क्या स्थिति है, किस जलवायु के अंतर्गत आता है। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा क्या है, 0 डिग्री विषुवत रेखा है, ये क्या है, हमारी कर्क रेखा है, और ये क्या है, 23.5 डिग्री मकर रेखा है। तो जब इसमें हम ध्यान देंगे ज़रा, तो हमारा विषुवत रेखा से थोड़ा सा भारत कहाँ आता है, थोड़ा सा ऊपर आता है, विषुवत रेखा से कहाँ आता है, ऊपर आता है। तो यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, उत्तर प्रदेश कहाँ आता है, शीतोष्ण, उत्तर प्रदेश कहाँ आता है, शीतोष्ण में आता है। कहाँ आता है, शीतोष्ण में, या शीतोष्ण का हो या शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंध में क्या करता है, आता है। ये आपको अपनी नॉलेज में ऐड करनी है। ये रेयर वेयर ही आपको, मुझे लगता है कि यूट्यूब पर ये क्लास मिलेगी, ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी कि इतना विस्तार से चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि भैया मुझे नहीं लगता इतने विस्तार से ये कोई आपको बताएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। अब 1-2 स्टेटमेंट हैं, तो मैं क्या करता हूँ, एक साइंटिस्ट थे हमारे, वो साइंटिस्ट थे कोपेन साहब एक क्या थे, साइंटिस्ट थे, गलती से साइंटिस्ट थे, कौन, कोपेन ने क्या कहा, कोपेन ने उत्तर प्रदेश की जो वो है जलवायु है उसको क्या कहा है, शुष्क शीत मानसून कहा है, किसको, मानसूनी प्रकार कहा है, किसको, उत्तर प्रदेश की जलवायु को। आइए मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, ये लिखेंगे, कोपेन ने उत्तर प्रदेश की जलवायु को शीत मानसूनी जलवायु कहा है। आपको लगता है क्या ऐसा है? मैं तो नहीं हूँ इस स्टेटमेंट से सहमत। भाई जब यहाँ गर्मी पड़ती है, ठीक है, जब गर्मी पड़ती है तो गांव में एक कहावत है कि बेटा इतनी गर्मी पड़ रही है हिरन काले पड़ जाएंगे। हिरन काले पड़ने का मतलब जानते हो? हिरन काले पड़ जाएंगे जो पूरे दिन धूप में चलते हैं। आप तो अपना मतलब निकाली तो ख्याल कि हम धूप में जाएंगे तो हमारा क्या होगा।
तो मैं इस स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूँ और होना भी नहीं चाहिए भाई। इतना कहाँ ठंडक रहती है उत्तर प्रदेश में, है ना। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है, जब कोई एक चीज़ आती है तो दूसरी चीज़ उसका विरोध करने क्या आती है, जरूर आती है। फिर हमारे आए थॉर्नबर्ट साहब। थॉर्नबर्ट साहब ने क्या कहा, उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी है, समशीतोष्ण जलवायु है। ठीक है, थॉर्नबर्ट साहब आए। आइए मैं लिखाता हूँ, फिर आगे हमारे थॉर्नबर्ट। ठीक है, थॉर्नबर्ट साहब आए, उन्होंने कहा ने उत्तर प्रदेश की जलवायु को समशीतोष्ण जलवायु, समशीतोष्ण क्या बताया, समशीतोष्ण जलवायु बताया। ये बात मैं मानता हूँ और मैं यहाँ तक मानता हूँ आप लोग भी यही मानेंगे। हाँ, समशीतोष्ण है, ठंडी भी रहती है, गर्मी भी रहती है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि शीतोष्ण है तो आप गलत कह रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताता हूँ। जैसे कभी एक बार क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा गर्म रहते हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा गर्म रहते हैं। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, आप मेरे साथ हैं, मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन में अगर झांसी आए, झांसी कर दीजिए। झांसी नहीं हो, मथुरा कर दीजिए। दूसरे नंबर पर मथुरा हमारा सबसे ज़्यादा हीट रहने वाला डिस्ट्रिक्ट है। पहले नंबर पर झांसी है, दूसरे पर मथुरा है। मथुरा भी नहीं है तो जाहिर सी बात है, अगर राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति उसका काम करेंगे, तो हमारा आगरा हो जाएगा। ये 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो आपको क्या करने हैं भैया, अपनी नॉलेज में ऐड करने हैं। अब जब वो गर्म डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछ सकता है, जो सबसे ज़्यादा जिनका टेम्परेचर अधिक रहता है, तो आपसे ये ऐसा भी तो होगा, वो ये पूछ ले कि चलो आप पढ़ के आए, मैंने मान लिया, आपने ये 3 डिस्ट्रिक्ट बता दिए, आप मुझे गर्म मत बताओ, मुझे आप ठंडे बताओ। अब उसने पता चला ठंडे पूछ लिए और आपकी हवा हो गई ठंडी। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप हमारे साथ हैं, ठीक है। तो जब आपसे ठंडे पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा अगर ठंडा आपसे पूछा जाए या ऐसे आ जाए कि सबसे कम गर्म जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, बात एक ही है, बात मेरी पकड़ो। सबसे गर्म जिला, सबसे कम गर्म होने वाला जिला बरेली और सबसे ठंडा जिला उत्तर प्रदेश का भी बरेली। क्वेश्चन वही, सोच नहीं, समझो आप, ठीक है। तो सबसे कम जो हमारा जो टेम्परेचर जाता है वो बच्चा हमारा बरेली का जाता है। दूसरे नंबर पर पूछ ले तो रामपुर। ये 2 डिस्ट्रिक्ट आपको अपने नॉलेज में ऐड कर लेने हैं, बिल्कुल नहीं घबराना है, आप हमारे साथ हैं। तो हम क्या करेंगे भैया, अभी आपने इतना कर ही लिया होगा तो मैं आपको लिखा देता हूँ। सबसे कम सबसे ज़्यादा वर्षा भी मैं आपको लगे हाथ लिखा ही दूंगा कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। 1 सेकंड रुकेंगे। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। उसके साथ साथ ही मैंने आपको बताया था सबसे गर्म जिले और सबसे ठंडे जिले। आइए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा, ठीक है। तो आप सीधे चले जाएंगे बाबा के शहर, और वो हमारा क्या, गोरखपुर, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा पूछ ले तो सीधे आप कहाँ आ जाएंगे, हमारे मथुरा, ठीक है। और मथुरा अगर ऑप्शन में नहीं होगी, है ना, या नहीं होगा, तो फिर आप क्या कर देंगे भैया, आगरा, ठीक है। इसके साथ साथ ही मैं आपको लिखाता हूँ उत्तर प्रदेश के सबसे गर्म कहो या अधिक टेम्परेचर वाले जिले। सबसे गर्म जिले, गर्म कौन से होंगे, जाहिर सी बात है जहाँ टेम्परेचर कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो पहले नंबर पर हमारा आ जाता है, और वो बच्चा आ जाता है हमारा झांसी। वैसे हालांकि बुंदेलखंड जो रेजिडेंस है पूरा ही गर्म रहता है, लेकिन झांसी के बाद अगर बच्चा कोई आता है तो वो आता है आगरा, ठीक है। आगरा झांसी के बाद दूसरे नंबर पर आता है गर्मी में, ठीक है। उसके बाद चलिए उत्तर प्रदेश के
सबसे कम गर्म रहने वाले, सबसे कम गर्म रहने वाले जिले। ठीक है, तो आप लिख लेंगे यहाँ पर, मैंने आपको बताया था बरेली हमारी मस्ट है, बरेली पहले नंबर पर आती है, और बरेली नहीं आएगी तो हमारे रामपुर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है मैं आपको इतना बता पाया हूँ। अब जब जलवायु की बात हो रही है तो जलवायु के हिसाब से आप जानते ही हैं, शीत ऋतु हमारी कितनी ऋतुएं होती हैं टोटल। कोई पतंगा ऐसा है जो ये ना जानता हो कि ऋतुएं कितनी होती हैं? ऐसा तो नहीं होगा ना, कोई ऐसा कीट है इस क्लास में? मुझे तो लगता नहीं है, तो माफ़ करेंगे। हमारी टोटल ऋतुएं कितनी होती हैं? 3 ऋतु होती हैं। सर कौन कौन सी होती है? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। कितनी होती हैं? 3 ऋतुएं होती हैं। इन ऋतुओं को भी अगर लिखाने की आवश्यकता आपको लग रहा है कि पड़ेगी, मुझे तो लग नहीं रहा, मैं तो लिखा नहीं रहा। ठीक है, इतना तो आप लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा एक बार पीछे चलिए। अब मैंने ये आपको बताई थी बच्चा क्या, यूपी की, ये मैंने आपको क्या बताया भैया? यूपी की जलवायु बताई है। यूपी की जलवायु मैंने आपको बताई है, तो मैंने आपको ये ग्लोब बनाया था, और इस ग्लोब के आधार पर मैंने आपको बताया था ये हमारा क्या है, शीत कटिबंध है 66.5 डिग्री, उसके बाद शीतोष्ण। फिर ये जो क्षेत्र बच्चा मैंने बताया था 0 डिग्री विषुवत, 0 डिग्री है ये, इसी को कहते हैं हम विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा, और इस क्षेत्र को बच्चा हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध क्षेत्र। ये पूरा क्षेत्र एक ही है, इसलिए मैंने इस तरीके से आपको क्या किया है, ये बताया है। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से आपको बताया है, ये पूरा क्षेत्र यही होगा। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध है, उसके बाद क्या है, शीत कटिबंध है। और हमारा उत्तर प्रदेश कहाँ आता है? तो उत्तर प्रदेश की स्थिति बच्चा कुछ ऐसी है, ये शीतोष्ण कटिबंध में उत्तर प्रदेश हमारा आता है। ठीक है, अब हमारे कोपेन साहब आए, जलवायु के उन्होंने क्या कहा, एक हमारे साइंटिस्ट आए कोपेन साहब। कोपेन साहब ने क्या कहा? कोपेन ने उत्तर प्रदेश की जलवायु को क्या कहा? मानसूनी, कैसी? शीत मानसूनी जलवायु कहा। हम तो नहीं मानते इस चीज़ को, आप मानते हैं, आप भी नहीं मानेंगे। उसके बाद क्या हुआ बेटा? उनका विरोध करने थॉर्नबेट साहब आ गए, और थॉर्नबेट साहब ने कहा, क्या कहा? आप गलत बता रहे हो, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण है। क्यों? उत्तर प्रदेश में गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है, और बारिश भी होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उत्तर प्रदेश हमारा महाराष्ट्र है, तो उत्तर प्रदेश हमारा महाराष्ट्र नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ आसपास कहीं समुद्र नहीं लग रहा है। ये चीज़ें आपको बच्चा अपनी नॉलेज में ऐड कर लेनी है। साथ ही साथ आज हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देंगे। अगले सेशन में फिर किसी धुआंधार कंटेंट के साथ मिलेंगे। उत्तर प्रदेश विशेष को हम निरंतर अब करेंगे, हफ्ते में 2 से 3 आपको क्लासें उत्तर प्रदेश विशेष की मिलेंगी, और ज्योग्राफी की बच्चा रेगुलर बेसिस पर क्लासें मिल रही हैं। और मैं उत्तर प्रदेश विशेष को भी बच्चा ऐसे करा रहा हूँ कि वो आप अगर ध्यान देंगे तो ज्योग्राफी से वो आपके क्या होगा बच्चा, कनेक्ट होगा। तो आपको क्या करना है भैया, वो आपको उसको भी देखना है, इसे भी नहीं छोड़ना है। अगर आप दोनों को साथ साथ देखते हैं, दोनों को क्या करेंगे आप, साथ साथ देखेंगे, तो दोनों क्लास इतने बढ़िया से कनेक्ट हो जाएंगी कि मज़ा आ जाएगा। और इसमें ऐसा नहीं कि यूपी है तो यूपी के साथ साथ जब मैंने ज्योग्राफी कराई है, उन दोनों को आप मिला के पढ़िए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका 50% स्टैटिक हो जाएगा क्लियर, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस आप पढ़िए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।